धीरे से आ जारी अखियन में निंदिया आ जारी आजा धीरे से आजा। अरे अरे ये सब क्या चल रहा है? कहा था ना दीवारों पे कुछ करना नहीं है। चलो उठो यहाँ से, उठो, दो ये, आ जाओ। और ये दवाइयाँ ले लो, बिना नाटक किए हुए खाना है और चुपचाप जाके सो जाना है। मैं पागल नहीं हूँ, कितनी बार बोला मैंने, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए मुझे मेरा 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 बेटा चाहिए मुझे वापस। Anil had collected 29,000 fruits on Tuesday. On Wednesday, he sold 25,000 fruit. How many fruits were left unsold? Children, please solve this problem. Rachit? मैथ्स की क्लास में तुम ड्राइंग कर रहे हो? सॉरी मैडम। नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने ऐसे देखा ना, क्लास से बाहर निकाल दूंगी। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो सब लोग। प्लीज मैडम, मे आई गो टू टॉयलेट? यस यू कैन। जल्दी जाना और जल्दी वापस आ जाना। पुलिस स्टेशन। स्कूल से निकल के सीधा पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं, वो मेरी मम्मी वहाँ पे काम करती है ना, इसलिए मुझे फीस लेने जाना है। अच्छा अच्छा, चलो छोड़ देता हूँ। हाँ क्या रे? आप कुछ भी नहीं किया। बहुत शारपट्टी करता तू? हाँ? उधर क्या कर रहे थे? इनका हर रोज का नाटक है, हर रोज रात को बाइक लेके घूमते हैं यहाँ वहाँ। पाटिल घेऊन जा दोघांना आतमध्ये घेऊन जा। बेटा क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मम्मा है। क्या हुआ इन्हें? खो गई है, बहुत दिन से घर नहीं आई। कितने दिन हुए? जब मैं छोटा था ना, 7 साल का, तब से वो खो गई है। बेटा अभी क्या उम्र है आपकी? 9 इयर्स। आपकी मम्मा 2 साल से खो गई हैं। कहते हैं कि एक बच्चा हर कमी के बावजूद खुश रह सकता है अगर माँ का साथ हो, लेकिन अगर सब कुछ होने के बाद माँ उसके साथ नहीं है तो उसकी जिंदगी हर पल एक खालीपन के एहसास से भरी होती है। ठीक वैसे ही माँ भी तभी पूरी होती है जब उसका बच्चा उसके साथ हो। रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक माँ अपने बच्चे के पास जाने के लिए तड़प रही थी और यहाँ एक बच्चा रचित अपनी माँ को तलाश कर रहा था। एक माँ की अपने बच्चे के लिए तड़प और अपनी माँ को तलाशता ये बच्चा कई हैरान कर देने वाले राज खोलने वाले थे। आखिर क्या थे ये राज? सर मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी माँ का फोटो नहीं है। इसकी माँ किरण से मेरे 7 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। तो ये औरत कौन है, इसे ये फोटो कहाँ से मिली, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। तो अब इसकी माँ कहाँ है? और डिवोर्स आपसे हुआ है, बेटे से नहीं। और इसकी माँ अपने बेटे को इतने साल मिलने क्यों नहीं आई? मिलती है कभी कभी, लेकिन हाँ अगर मैं आपको कुछ कहूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। मैं आपको एक एड्रेस देता हूं, आप खुद जाइए और पता कर लीजिए। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक। तो मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए ना, मैं जाऊँ उसके पास। जाने दीजिए। डॉक्टर साहब हमें किरण से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं? मैं ही किरण हूँ सर, पूछिए ना, आपको क्या पूछना है मैं सब बता दूंगी, पूछिए। आपका बेटा आपको ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आया था।
मेरा मेरा बेटा मेरा रचित, हाँ, मैंने कहा था ना वो भी मुझे मिस करता है, वो भी मुझे याद करता है। चलिए मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। अरे मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, वो भी मुझे याद करता है। मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो, मैं ठीक हूँ। देखिए इनकी हालत अभी ठीक नहीं है, प्लीज आप लोग जाइए अभी। चुप। मेरे बेटे के पास जाना है मुझे। तू अपनी माँ को भूल क्यों नहीं जाता? तुझे याद है ना कि उसने तेरे साथ क्या किया था? याद है ना तुझे? अगर तू अपनी माँ के पास जाएगा तो वो फिर से तुझे मारने की कोशिश करेगी। अगर तुझे कुछ हो गया बेटा, मैं मर जाऊंगा बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। वो किरण मेरी माँ नहीं है। वही तेरी माँ है। नहीं, वो रचना मम्मा ही मेरी माँ है। और मैंने माँ बेटे की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी है। माँ कभी अपने बच्चे को नहीं मारती। देख बेटा, कहानी और जिंदगी में फर्क होता है। तो एक काम कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये सब पुलिस के चक्कर में मत पड़। ये लोग किसी लालच में आकर मुझे फंसाकर अंदर डाल दिया तो तेरा ख्याल कौन रखेगा बेटा? बोल। नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगा क्योंकि मुझे रचना मम्मा से मिलना है। बचपन का मासूम मन जो हजारों ख्याली कहानियां बनाता है, बुनता है, कभी सच को कहानी तो कभी कहानी को सच बनाकर पेश करता है। हम सब ने अपने बचपन में ऐसी कहानियां बनाई हैं, लेकिन यहाँ 9 साल का रचित अपनी जन्म देने वाली माँ किरण को माँ क्यों नहीं मान रहा था? और जिस महिला रचना को वो अपनी माँ बता रहा था, आखिर वो कौन थी और कहाँ थी? क्या रचित की रचना मम्मा वाकई रचित की बनाई हुई कोई कहानी थी, या फिर हकीकत में रचना, किरण और मानव का कोई रिश्ता था? सर मुझे लगता है इस केस में कुछ भी नहीं है। सगी माँ साथ में नहीं है, बच्चा बेचारा अकेला है, इसलिए इस फोटो को देखकर कहानी बना रहा है। अपनी कहानी और इमेजिनेशन की दुनिया को सच मानकर वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए हमारे पास पहुंच गया होगा। पाटिल, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। आई कुछ और पैसे चाहे तो बता देना। हाँ बेटा, मगर मेरे नाती रचित की परवरिश में कुछ कमी मत रखना। चलता हूँ। बेटा, एक और बात कहनी थी। आप क्या कहना है माँ जी? बेटा, वो कल रिहैब सेंटर से किरण कुछ दिनों के लिए आ रही है। माँ जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, शायद आपको याद हो तो। बेटा, तुम भी तो एक बात याद रखो ना कि आखिर वो रचित की माँ है और वो भी तो कुछ समय अपने बेटे के साथ गुजारना चाहती है। 1 साल का था बेचारा मेरा बच्चा। आपकी बेटी उसकी जान लेना चाहती थी, जानती है ना आप? बात कर। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। आई पाटिल, ये जो डोंबिवली वाला केस था, रचित बेटा क्या हुआ? अंकल, वो मेरे मम्मा की फोटो आपके पास है, वो प्लीज मुझे लौटा दीजिए। उनकी एक वही फोटो है मेरे पास। लेकिन बेटा तुम्हारी मम्मा। पाटिल थम। चलो तुम्हें तुम्हारी मम्मी की फोटो दिखाते हैं, आओ। खाओ बेटा। नहीं माँ, मुझे अभी कुछ नहीं खाना है। मैं ना अपने बेटे के साथ खाऊंगी, रचित के साथ। मेरा बेटा कब आएगा? मेरा रचित कब आएगा माँ? आएगा बेटा, मानव लेके आएगा। ये पहले तो खा ले। नहीं माँ। अरे ऐसे लेकर नहीं आएगा रचित को, उसके लिए भी पैसे चाहिए उसको। देखो, वो कमीना सारे पैसे लेकर चला जाएगा और सारी मुसीबत यहाँ मेरे सर पर। वो देख रहे हो अपनी बुढ़ी माँ को, ये कम थी क्या जो अपनी पागल बहन को यहाँ पर लेकर आ गए? बस कुछ दिनों की बात है, वो दीदी वापस चली जाएंगे रहेगा। अरे उससे पहले ये पगली कहीं चाकू वाकू ना मार दे। अरे क्या चुप करूँ? अरे बैठ रही है, सुन लेंगी ना।
बहू, भगवान ने तुझे चाकू वाकू से मरने वाली चीज नहीं बनाया है। अच्छा माँ जी, भगवान ने भी आपकी बेटी को घर परिवार में रहने वाली चीज नहीं बनाई है, समझिए आप। एक बात सुन लो, किरण इस घर में रहेगी। इस घर पर उसका उतना ही हक है जितना तुम्हारा और मेरा। 1/3 हिस्सा करण का है और उसके बाद उसके बेटे रचित का। समझी तुम? हाँ माँ जी, समझ गई। इसी बात को तो रोना है। लो बेटा, जूस पी लो। नहीं। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी रचना मम्मा के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी जो वो घर छोड़ के चली गई? मेरी रचना मम्मा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। बेटा, आपकी रचना मम्मा का आपके पापा के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या, जिसकी वजह से वो घर से चली गई? रचित, तुम यहाँ फिर से आ गए? थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मुझे इन्फॉर्म करके यहाँ बुला लिया। नहीं तो मैं तो इसे ढूंढता रह जाता। बहुत परेशान हो गया था मैं इसके लिए। चल बेटा, अंकल को थैंक यू बोलो। चलो। मिस्टर मानव, ऐसा क्या हुआ था आपकी बीवी के साथ जो वो रिहैब सेंटर चली गई? सर, शादी के बाद से ही किरण डिप्रेशन में रहती थी। जब रचित 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसने खुद को और रचित को मारने की कोशिश भी की। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो डिप्रेशन की बीमारी है। मैं डर गया था सर, कहीं फिर से वो नुकसान ना पहुंचाए मेरे बेटे को। मैंने उसे डिवोर्स दे दिया और उसके मायके वालों ने उसे रिहैब सेंटर भेज दिया इलाज के लिए। फिर रचित किसी रचना को अपनी माँ क्यों बोल रहा? इसका भी दिमाग खराब होता जा रहा है सर, अपनी माँ की तरह। चलता हूँ सर, इसे इसकी माँ से मिलाने ले जाना है मुझे। चल चल। पाटिल, अगर तुम कोई कहानी कभी इमेजिन करके बोलोगे तो हो सकता है कि छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाए। पर ये बच्चा रचित जो कहानी अपनी रचना मम्मी के बारे में सुना रहा है, बहुत ही प्रिसाइज और डिटेल्ड है। हो सकता है कि वो सच बोल रहा है। हाँ सर, हो सकता है। एक काम करो, उसके स्कूल जाके उसकी माँ के बारे में पूछताछ करो। शायद हमें वहां से पता लग जाए कि ये कहानी बनाई हुई है या सच है। ओके सर। देख लिया आपने, मैंने आपको पहले ही समझाया था। ये बेचारा अब तक किरण से डरा हुआ है। देखिए देखिए, आपको सिर्फ अपनी बेटी की पड़ी है बस। देखो मानव, तुम समझाओ रचित को प्यार से। आखिर पैसे किस लिए लिए तुमने? यहाँ लाने के लिए थे, ले आया मैं। अब जा रहा हूँ मैं। यहाँ रहेगा तो पता नहीं इसके दिमाग में क्या क्या असर होगा आपकी पागल बेटी को देखते कर। उल्टे सीधे सवाल करने लगा है, कहानियां बनाने लगा। पागल हो गया मेरा बच्चा। चल बेटा चल। रचित कहाँ? मानव, मानव रुको। मानव प्लीज, नहीं मानव रुको। मानव, छोड़ दो रचित को मेरे पास। मानव प्लीज रुक जाओ, मेरे रचित को छोड़ दो। मानव, रचित को छोड़ दो। मानव नहीं, मानव नहीं। मानव प्लीज रचित को छोड़ जाओ मेरे पास। मानव प्लीज ऐसा मत करो, रचित को छोड़ दो। देखो ना मानव मेरे रचित को ले गया। माँ वो मेरे रचित को ले गया। प्लीज उसको रोको ना माँ प्लीज। मेरे रचित मुझे प्यार नहीं करता माँ। मेरे रचित मुझसे प्यार नहीं करता। मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता माँ। ये है मैडम जोशी और ये है मैडम वर्मा। ये दोनों भी 2009 से रचित की स्कूल टीचर्स रही हैं। आप लोग मुझे रचित के फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ बता सकती हैं? सर, रचित के फादर तो कभी स्कूल आए नहीं, लेकिन एक लेडी जरूर रचित को स्कूल छोड़ने और लेने आती थी। उस टाइम हमें ये लगा कि ये लेडी रचित की माँ है, लेकिन सडनली उसने आना बंद कर दिया। तो रचित को स्कूल छोड़ने कौन आता था? जी, उसके फादर आते थे और रचित काफी उदास हो चुका था। तो आप लोगों ने रचित के साथ कभी उस बारे में बात नहीं की, या रचित ने आप लोगों को कभी उसके बारे में बताया? हमने 1-2 बार कोशिश तो की थी, फिर हमने उसके फादर से बात की तो हमें पता चला कि वो जो उसको छोड़ने आती थी और लेने आती थी वो उसकी माँ नहीं, उसकी मेड थी। हाँ सर, मुझे याद आ गया।
ये फोटो रचित की केयरटेकर की है सर। कुछ महीनों के लिए रचित के देखभाल के लिए आई थी सर। कमाल है, उस दिन जब हमने आपको ये फोटो दिखाया था तब आपको नहीं याद आया, और आज याद आ गया? सर 1 दर्जन से ज्यादा केयरटेकर्स आ चुकी हैं रचित का ध्यान रखने के लिए। अब आप ही सोचो, मैं ट्रेवल एजेंसी का काम पे ध्यान दूं या केयरटेकर्स के नाम याद रखूं? हम आपकी इस केयरटेकर रचना से एक बार मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? सर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, बहुत पुरानी बात है सर। ठीक, जाइए। इसे जानते हैं आप? नहीं नहीं, हम नहीं इसे जानते, क्योंकि वो किरण से डाइवोर्स के बाद हम मानव के घर नहीं जाते थे। वो ही लेके आता था रचित को हमसे मिलाने के लिए। पाटिल, रचना की फोटो देख के ये सब कुछ परेशान दिखे। हाँ सर, मैंने भी नोटिस किया। रचित की ये जो रचना मामा वाली कहानी का राज है जो ये हमसे छुपा रहे हैं, मुझे लगता है यही राज रचना के साथ हुए क्राइम से जुड़ा है। लेकिन सर ये क्या हो सकता है? पाटिल, हो सकता है कि रचना का मर्डर हुआ हो। एक काम करो, पिछले 2 साल में महाराष्ट्र और उसके आसपास के सभी एरिया में 20 से 30 साल की औरतों की जितनी भी लाशें मिली है सबके डिटेल्स निकालो। ओके सर। अरे यार, तुम क्यों तमाशा बना रही हो? बात को समझने की कोशिश करो। चलो अंदर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके? ना बच्चा, ना परिवार और ना ही खुशी। बस तुम्हारे घर की नर्स और मेड बन के रह गई हूँ मैं। देखो स्नेहा, ये सब बातें हम लोग अंदर जाके भी कर सकते हैं। नहीं, सारी बात यहीं पर होंगी। इस घर के लिए तुम बेटे, भाई, मामा हो, सब कुछ हो, पर मेरा क्या? मैं कहती हूँ मेरा तुम पे अधिकार है, जहाँ मैं 2 पल खुशी से बैठ के तुमसे बातें कर सकूं, जहाँ तुम मेरे बारे में सोचो, मेरा ख्याल रखो। लेकिन तुम बस सर 2 साल पहले दमन में एक औरत की जली हुई लाश मिली थी। उस औरत की उम्र लगभग 25 से 30 के करीब थी। किसी ने कोई क्लेम नहीं किया और कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं थी, इसलिए बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और ये देखिए सर, उस लाश के हाथ के ऊपर रचना नाम का टैटू मिला। और ये देखिए सर, उस लाश के ऊपर जो गहने मिले ठीक वैसे ही गहने रचित की मम्मा के इस फोटो में भी दिखाई दे रहे। ये देखिए वो फोटो। अरे सर, आपको एक लाश मिल गई और आप कहते हो कि मैं ऐसे मारा? मैंने मान लिया कि वो मेरे बेटे की देखभाल करती थी, मैं ऐसे क्यों मारूंगा सर? क्योंकि आप अपने बच्चे को लेकर ओवर पॉसेसिव हैं। आपको लगा कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा, तो आपने उसे मार दिया। आपकी बात का आपके पास कोई सबूत है? नहीं है ना? तो आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं सर? मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं मारा सर। सबूत मिलने पे अलग तरीके से खातिरदारी की जाएगी। ये लो बेटा, आइसक्रीम खाओ। थैंक यू अंकल। खाओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे जो प्यारी मम्मा है ना रचना, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा था क्या? उन्हें कोई मारपीट करता था पहले कभी? कुछ याद है तुम्हें? सर हो सकता है कि किरण ने रचना को मार दिया हो ताकि उसका बच्चा उसे दूर ना हो, और बाद में अपनी बहन को बचाने के लिए गौतम ने रचना की लाश को जला दिया हो सकता है। जरा पता करो कि किरण को हॉस्पिटल से घर जाने के लिए कब कब छुट्टी मिली। अगर वो डेट्स रचना की मौत के आसपास की है तो हमारा शक सही। किरण, किरण बेटा, बहू, गौतम, किरण। अरे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? किरण कहाँ है? बुलाइए उसे। किरण, किरण को मैं कब से बुला रही हूँ, वो आ ही नहीं रही है। बेटा और बहू तो है नहीं घर में, लेकिन किरण तो घर में थी। किरण कहाँ है? उसे बुलाइए किरण को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे उसे। घर पे चेक करो। ओके सर। आस पड़ोस में पूछताछ करो। ओके सर। किरण को बुलाइए। कहाँ है किरण? आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप रचना को नहीं जानते?
जबकि रचित ने हमें बताया कि किरण और रचना एक दूसरे को जानती थी। इनफैक्ट किरण ने रचना पे एक बार हमला भी किया था क्योंकि रचित ने रचना को मां कह के पुकारा था। हाँ झूठ बोला था, लेकिन अपनी बेटी किरण के लिए। क्यों? आपको शक था कि आपकी बेटी ने रचना को मारा है? नहीं सर, वो मर्डर नहीं कर सकती। हाँ, उसने रचना पर एक बार हमला किया था, लेकिन हम भी जानते हैं कि किरण ने रचना को नहीं मारा, क्योंकि जब रचना का मर्डर हुआ तो किरण रिहैब सेंटर में थी। लेकिन ये मर्डर आप भी तो कर सकते हैं, रचित और मानव की जिंदगी से रचना को दूर करने के लिए, ताकि किरण को उसका बेटा और पति फिर से वापस मिल जाए। सर, हमने हर जगह पता लगवाया जहां पर किरण जा सकती थी, लेकिन किरण का कहीं पर भी कुछ भी नहीं पता चला। पाटिल, किरण को ढूंढने के साथ साथ रचना की कुंडली भी निकालो। कौन थी, इस फैमिली में कैसे आई, क्या पता रचना का मर्डर और किरण के गायब होने की गुत्थी आपस में जुड़ी हो। श्योर सर। किरण के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। बहुत मुश्किल है उसे ढूंढ पाना, क्योंकि किरण के पास ना तो मोबाइल फोन है, ना ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज जिससे वो किसी को कांटेक्ट कर सके। लेकिन सर, मानव के बारे में हमें कुछ पता चला। गुड, क्या पता चला? सर, 2006 में मानव और किरण की शादी हुई। उसके ठीक 1 साल बाद यानी 2007 में रचित पैदा हुआ। 2008 में किरण मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 2009 में किरण और मानव का डिवोर्स हुआ। और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन तो ये है कि जुलाई 2013 में रचना मानव के घर पर मेड सर्वेंट बनकर आई। उसी दरमियान श्वेता नाम की लड़की से मानव ने शादी कर ली थी। शादी के ठीक 6 महीने के बाद रचना का मर्डर हुआ। अभी श्वेता कहाँ है? तो ऐसा तो नहीं कि श्वेता की शादी का रचना से कुछ लेना देना हो सकता है। और एक बात सर, शादी से पहले ये श्वेता नेपाल की सिटीजन थी। ऐसे तो कई लोग शादी करते हैं, लेकिन अगर मानव ने श्वेता से दूसरी शादी की तो किरण की फैमिली ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? मेरी किरण कहाँ है? आ जाएगी यार, पहले दवा खा लो। क्या हुआ? मेरी बेटी का कुछ पता चला? कैसे पता चलेगा माताजी, जब घर के लोग ही सच छुपा रहे हो? क्या छुपाया सर हमने आपसे? मानव की दूसरी शादी का सच, जो उसने श्वेता से की। मानव की दूसरी शादी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने ऐसा किया होता तो हमें पता होता। आपको जरूर कोई गलत जानकारी मिली है। आखिर किया क्या मैंने जो आप लोग मुझे मेरे पीछे पड़ गए? आप लोग बताइए। हाँ देखिए सर, बिना किसी प्रूफ के आप किसी को भी लेके नहीं आ सकते, बता रहा हूं मैं। काफी कानून जानता है, लेकिन जब प्रूफ हो तब तो ले जा सकते ना। कैसा प्रूफ सर? किससे मिलना है अंकल? क्या हुआ बेटा, कौन है? हाँ, मैंने श्वेता से दूसरी शादी की, क्योंकि किरण से अलग होने के बाद मैं काफ़ी अकेला हो गया था सर। एक सोशल वेबसाइट पे हमारी जान पहचान हुई और धीरे धीरे हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर जब इंडिया आई हमने शादी कर ली। इस शादी के दूसरे दिन पता चला ये प्रेग्नेंट है और उसके पेट पर पल रहा बच्चा मेरा नहीं है। बहुत गुस्सा आया मुझे सर इस पे। इतना बड़ा धोखा दिया इसने मुझे। इस बात को लेकर हमारी काफ़ी लड़ाई हुई सर, और हम दोनों अलग हो गए। ये सही कह रहे हैं सर। इनसे शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और ये बच्चा उसी का है। जब इतना सब कुछ हो गया तो आप लोगों ने डिवोर्स लेने की सोची नहीं? क्योंकि मैं इसे इसकी किए की सजा देना चाहता था। अगर मैं डिवोर्स दे देता इसे तो ये किसी से भी शादी कर सकती थी सर। श्वेता जी, आपने भी डिवोर्स लेने की कोशिश नहीं की? सर सच कहूँ तो मैं भी अभी किसी से भी शादी करना नहीं चाहती। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। सर, आपको क्या लगता है ये मानव और श्वेता सच बोल रहे हैं? पाटिल, अधूरा सच, और ये अधूरा सच बड़ा ही खतरनाक होता है। रचना का मर्डर करके किसी ने बड़ा ही खतरनाक खेल खेला है, लेकिन ये किसने खेला है ये अब तक समझ में नहीं आ रहा।
मानव, श्वेता, गौतम, स्नेहा या फिर किरण? अभी तक रचना के बैकग्राउंड के बारे में ठीक से पता भी नहीं चला था, और अब ये किरण का है। किरण के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सर, किरण के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए और उसमें ये वीडियो मिला है। पाटिल, देखने में तो ये किरण ही लग रही है। गाड़ी का आइडेंटिफिकेशन हुआ? हाँ सर, वो गाड़ी उसके भाई गौतम की है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि सगे रिश्ते भी दगा देने लगे हैं, और कई बार तो नफरत और लालच की वजह से खतरनाक रूप भी ले लेते हैं। तो क्या अपनी सगी बहन किरण को किडनैप करने के पीछे गौतम का कोई लालच छिपा था? क्या उसकी नजर अपनी बहन के हिस्से की जायदाद पर थी, या गौतम घर की, अपनी बीमार मां की और बहन की जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गया था, टूट गया था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया? या फिर किरण का रचना की हत्या से कोई संबंध था, इसलिए गौतम उसे पुलिस की पहुंच से दूर ले जाना चाहता था? आखिर असल वजह क्या हो सकती थी? अकेले ऐसे घर में बंद रहने के बाद मेजर ट्रॉमा से गुजरी है। सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो उससे अपनी बीवी से बचा रहा था, क्योंकि वो उसे जहर देकर मारना चाहती थी। इसलिए मैंने किरण को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घर से निकालकर अपना गोडाउन में रखा, बस, और कुछ नहीं सर। कैसे मान लूंगे तू सच बोल रहा? सर, आप खुद सोचिए, अगर सच में मुझे किरण को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके क्यों जाता? पर मैं तो खुद ही किरण को लेकर अपनी माँ और बीवी के बीच फंसा हुआ, जैसे तैसे करके अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर, अब थक चुका हूँ, अब नहीं होता। ठीक है, जा सकते हो। पाटिल, इस पे नजर रखो। इतनी आसानी से इसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। इसकी बीवी आने वाली थी ना? हाँ सर, बस आती होगी। हाँ सर, जहर मैं ही लेकर आई थी, लेकिन उनको धमकाने के लिए और खुद को मारने के लिए, क्योंकि सर मैं तंग आ गई थी वहाँ की जिम्मेदारियां संभालते संभालते। मुझे आज़ादी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि उधार की जिंदगी लेकर जी रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, जा सकती हो, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। जी। पाटिल, इस पे नजर रखो, और मानव और श्वेता पे भी। ये लोग पेशेवर मुजरिम नहीं है, लेकिन जिंदगी के बोझ के तले इतना घुट के जी रहे हैं कि इनमें से कोई भी क्राइम कर सकता है। रचना की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। सर, ये देखिए, ये आधा जला हुआ बैग मिला है, और सर इसमें मोबाइल भी और पैसे भी। मिस्टर मानव। मैं हूँ मानव, आप कौन? प्रताप देशमुख, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, मीरा रोड पुलिस स्टेशन। हाँ जी, बोलिए, क्या काम है? मिस्टर मानव, हमें एक रश्मि नाम की औरत की लाश मिली है, और हमें पता चला है कि मरने से एक दिन पहले और मौत वाले दिन आपकी उससे फोन पर बात हुई थी। हाँ, वही होगी सर। मेरा ट्रैवल का बिजनेस है, पूरे दिन में 100 कॉल्स आते हैं, कई लोगों से बात होती है, हो सकता है इसका भी कॉल आया होगा। ये फोटो देखिए, शायद आप इसे पहचानते हो। मिस्टर मानव, हमें छानबीन से पता चला है कि रश्मि के मरने से कुछ देर पहले उसकी किसी गौतम नाम के आदमी से बात हुई थी, और गौतम की आपसे भी फोन पर अक्सर बात होती रही है। गौतम? हाँ, गौतम मेरा साला है, मतलब था। हो सकता है गौतम ने इस लड़की को मेरा नंबर दिया होगा गाड़ी बुक करने के लिए। अच्छा, अभी याद आया। हाँ, इस लेडी का फोन आया था गौतम के रेफरेंस देकर। उसको शिरडी जाना था, उसको गाड़ी बुक करनी थी बस। देशमुख साहब, अब ये रश्मि मर्डर केस हमें सौंप दीजिए, क्योंकि 2011 का रचना मर्डर केस और ये रश्मि मर्डर केस, इन दोनों केसेस में कहीं ना कहीं मानव आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर मैं रश्मि मर्डर केस की सारी फाइलें आपको भिजवा देता हूँ। वैसे भी रचना की तरह इस रश्मि के बैकग्राउंड का कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे ये रश्मि के पति का क्या नाम बताया था? अविनाश सोलंकी, मीरा रोड में रहते थे। अविनाश जी, क्या रश्मि अकेले शिरडी जाने वाली थी? सर, मैं यहाँ की लोकल पुलिस को सब बता चुका हूँ, वो कहीं नहीं जाने वाली थी। तो फिर रश्मि ने मरने से पहले ट्रैवल एजेंट मानव को फोन क्यों किया था? अब ये तो वही जाने। क्या आप मानव और गौतम के बारे में जानते हैं?
नहीं जानते। जब आप रश्मि के परिवार और बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपने उससे शादी कैसे? सर एक बार साथ में ट्रेन में सफर कर रहे थे और उसको देखते ही मुझे प्यार हो गया था। फिर हम लोग मिलते रहे और फिर शादी कर ली। उसने कहा था उसका कोई भी नहीं है, वो अकेली है। तुम कुछ कहना चाहती थी लेकिन वहां कह नहीं पाई। बताओ क्या बताना चाहती हो? मरने से कुछ दिन पहले रश्मि दीदी बहुत टेंशन में थी साहब। अरे वो लोग मेरा आधार कार्ड कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? ए देखो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स सही है, मैं इंडियन ही हूँ। क्या? अरे पर मेरा सिटीजनशिप फर्जी कैसे हो सकता है? मैंने आपको ये बात बताई है, अविनाश साहब को मत बताना, नहीं तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। मतलब अविनाश इसके बारे में कुछ नहीं जानता? मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। ठीक है, जाओ। पाटिल, इस रश्मि के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करो। आखिर ये हो क्या रहा है? मानव और रचना का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? और गौतम क्या क्या लेना देना? सर, रश्मि का असली नाम तस्नीम था। वो बांग्लादेश से आई थी। 2010 में उसने मानव से शादी की थी और यहाँ की सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी बनवाया था, लेकिन वो सर्टिफिकेट झूठा निकला। श्वेता भी नेपाल से आई थी और मानव के साथ शादी करके यहाँ की नागरिकता ली थी उसने। सर इसीलिए मैंने सिविल कोर्ट से पिछले 10 साल के रिकॉर्ड मंगवाए और उन्हें चेक किया। तब जाकर पता चला कि इस मानव ने एक नहीं 17 शादियां की थी, और वो भी एक कोर्ट से नहीं, अलग अलग कोर्ट से। जरा पता करो कि इसने किन किन औरतों से ये 17 शादियां की। क्या आप सब जानते हैं कि आपके खिलाफ भी केस रजिस्टर हो सकता है झूठी शादी करने के जुर्म में? पाटिल, इमीडिएटली मानव को अरेस्ट करो। रचित, रचित बेटा इधर आओ। रचित, 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 बेटा रचित, रचित। अरे क्या करूं मैं? रचित कहाँ है? बेटा रचित कहाँ है? तुम लोग को देख, हॉस्पिटल क्या करते हैं तुम लोग? अरे सर 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 मेरा बेटा गुम गया सर, कोई मिलने ना को। रचित मेरा बेटा। बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत हो गया ड्रामा, झूठ मत बोल। पुलिस अरे साहब मुझे क्यों मुझे आप ऐसे कैसे लेके इसको कहाँ ऐसा बात कीजिए साहब। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मुझे मेरा बेटा छोटा है, वो सोसाइटी वाला कुछ करो। क्या? अच्छा ठीक है, आई वो पुलिस स्टेशन से फोन था। रचित, क्या हुआ रचित को? वो कहीं मिल नहीं रहा। क्या? सर देखो, आप लोगों को मुझे जितना मारना है मार लीजिए सर, मुझे जेल में डालना डाल दीजिए सर, लेकिन मैं आप लोगों को सच बोल रहा हूँ सर। देखिए मैं मानता हूँ कि मैंने फ्रॉड किया है सर, और रश्मि का पति और गौतम इस फ्रॉड में शामिल नहीं है सर। पर रश्मि और रचना को क्यों मारा? आप कैसे यकीन दिलाओ मैं किसी की जान क्यों लूँगा सर? देखिए आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरे बच्चे को ढूंढे सर, उसको कुछ हो जाएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। हमने ढूंढ लिया एक आदमी को, उसी ने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया। कौन है सर वो? माने कसम खा के कह रहा हूँ, अरे दारू की कसम, तूने मेरी बेटी रचना के बारे में चुप रहने को कहा ना, मैं चुप रहा ना। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे क्यों किया तू? अब बता, क्यों देता था इसे दारू पीने के पैसे? हैं? गौतम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहाँ गया होगा रचित? ये अपनी माँ रचना को ढूंढने भाग गया था, हमें मिल गया। हम कितने परेशान हो गए बेटा। रचित, 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 इधर आना। रचित बेटा, माँ के पास जा। अच्छा रचित, मैं ना तेरे साथ तेरी रचना मम्मा को ढूंढने चलूंगी। सच में आजा मेरे पास।
रचना घर की केयरटेकर ही थी, पूरे घर की देखभाल करती थी। रचित भी उसको पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे मां तक कहने लगा था। लेकिन एक दिन मेरे कमरे की सफाई करते करते उसे मेरे सारे मैरिज सर्टिफिकेट मिल गए। ये क्या कर रही हो रचना? हाँ, ये सब क्या है साहब? ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम जैसे लालचोर क्रिमिनल टाइप आदमी के पास रचित का भविष्य खतरे में। मैं ये सब सच्चाई पुलिस को बता दूंगी। रचित को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी मैं। मेरी बात सुनिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। हाँ, तुम पुलिस को कुछ मत बताना। रचित के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ मायने रखता नहीं है। तो तुम मेरी और रचित की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम तो बर्बाद हो ही, उसकी भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। और इसीलिए तूने रश्मि को भी मार दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुमने उसके हाथ में नकली सर्टिफिकेट थमाया। हाँ। तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड। अगर मेरा सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिला ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तुम देख लेना। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया, मेरे बेटे रचित के लिए किया। लेकिन अगर तू अपने बच्चे से प्यार करता ना तो कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने सिर्फ फ्रॉड किया। नाम तेरा मानव है, लेकिन मानवता कहीं नहीं। मानव ने सारी हदें पार कर दी। अपने बेटे के प्यार के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों की आड़ में रचना और रश्मि का मर्डर करके उसने एक भयानक अपराध किया और उसे अपने उस अपराध की कड़ी सजा भी मिल गई। लेकिन यह घटना कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अपनों की जिम्मेदारियां भी एक इंसान को क्राइम के रास्ते पर ले जा सकती हैं। सच तो यह है कि अगर इन जिम्मेदारियों को सच्चाई और प्यार के साथ जिया जाए तो ये हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। लेकिन अगर इन्हें बोझ की तरह से देखा जाए तो उसी बोझ के नीचे इंसान दब जाता है और भटक जाता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अगर हम आपसे ये कहें कि इंसानी भाषा का एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ इंसान बल्कि देश और दुनिया की तकदीर बदलने की ताकत रखता है तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है और वो शब्द है ना, यानी कि नो। सोचिए अपनी किसी बुरी आदत के बारे में जिसे आप चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, और फिर याद कीजिए उस पल को जब वो काम आप पहली बार करने जा रहे थे। और अब कल्पना कीजिए कि अगर आपने उस वक्त इस शब्द ना का इस्तेमाल करके उस काम को करने से इनकार कर दिया होता तो ये काम आज आपकी आदत में शामिल होकर आपकी परेशानी की वजह नहीं बनता। ये एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन सही वक्त और सही मौके पर ना कह पाना किस तरह के इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, ये हम देखेंगे हमारे आज के इस केस में। अरे पीछे हटिए। इस फ्लैट का ओनर, मैंने ही फोन किया था आपको। आप लोगों को ये बदबू पहले नहीं आई? मतलब इस फ्लोर पे 2 जन रहते हैं। सामने वाला फ्लैट वाला दुबई में रहता है, एक फ्लैट बंद रहता है मैडम। जब बदबू ज्यादा बढ़ गई तब हमें पता चला। मैम, सीवियर हेड इंजरीज है, लॉस ऑफ ब्लड के चलते मौत हुई है लगता है। फॉरेंसिक टीम को कॉल करो। मैम, ये मोबाइल मिला। निशान देख रही हैं आप? शायद इसी फ्लावर से सर पे मार के किसी ने जान ली होगी। और घर की हालात देख के ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल काफी जबरदस्त रहा, लेकिन पोस्ट एंट्री का भी तो कोई निशान नहीं मिला मैम। इसका मतलब लूट का केस नहीं है, जरूर किसी पहचान वाले का काम है। अपने इस टेनेंट के बारे में और क्या क्या जानते हैं आप? इनका नाम आकाश है, लेकिन लोग इन्हें गट्टू कह के बुलाते हैं। पिछले 3 साल से इसी फ्लैट में रह रहे हैं। मैडम अकेले हैं, शादी नहीं की है इन्होंने। जान पहचान में एक बूढ़ी दादी है जो कलकत्ता में रहती है। उनका एड्रेस है आपके पास? जी एड्रेस है मेरे पास। इनसे कोलकाता का एड्रेस लो, कोलकाता पुलिस को भेजो इंक्वायरी के लिए। ओके मैम। ये देखो, 4 दिन पहले इसने 10,000 का विड्रॉल किया। हो सकता है आसपास वाले किसी एटीएम से हो। पता करो और उसका भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। यस मैम। वैसे अच्छा लड़का था,
वो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है ना, उसको सुधारने का काम करता था। बिल्डिंग में किसी का भी कंप्यूटर या लैपटॉप खराब हो तो फ्री में ठीक कर देता था, लेकिन इससे ज़्यादा का मतलब नहीं रखता था किसी से। कौन कौन आता था उनसे मिलने, और आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर अलग अलग लोग आते थे यहाँ, कोई कंप्यूटर देने के लिए आता था तो कोई कंप्यूटर लेने के लिए। सर गए हफ्ते एक आदमी को मैंने बिना पूछे अंदर भेज दिया था, तो हमारे साहब हम पे चिल्लाने लगे, हमसे बोले कि बिना इंटरकॉम पे पूछे किसी को भी अंदर भेजा मत करो, और अगर मैं ना उठाऊं तो बोल दिया करो कि मैं घर पे नहीं हूँ। सर आखिरी बार हमारी उनसे यही बात हुई थी। बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे, फुटेज दिखाओ जरा। सर कैमरा तो यहाँ है, 15 दिन से खराब है, मैनेजर साहब को बोला है बनवाने के लिए। कोई बड़ा झगड़ा हुआ था किसी के साथ, या फिर किसी से कोई दुश्मनी? जो बात नहीं करता उसका किसी से झगड़ा कैसे होगा मैडम? हमारी जानकारी में तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। गट्टू का जो फोन मिला है उसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके मैम। मैम, कोलकाता पुलिस का मैसेज आया था। हमारे कहने पे वो गट्टू के कोलकाता वाले घर गए थे, लेकिन वहाँ उसकी सिर्फ दादी रहती है, काफ़ी बूढ़ी है और अल्जाइमर की बीमारी भी है। अल्जाइमर? मतलब इस मामले में उनसे कोई मदद नहीं मिलने वाली? यस मैम। एक काम करो, गट्टू के घर से सारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स साइबर सेल भेजो, देखो क्या निकलता है। इस महीने की 8 तारीख की रात की सीसीटीवी फुटेज भिजवा दीजिएगा। ठीक है साहब, मैनेजर साहब को बोल के मैं। ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गट्टू की मौत 5 दिन पहले रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई थी। मौत की वजह मल्टीपल हेड इंजरीज, पीछे से कोई शार्प ऑब्जेक्ट से चोट लगी थी, जैसे कि कोई टेबल का कोना या ऐसा कुछ, और आगे से कोई हेवी चीज़ से वार किया गया था, जो शायद फ्लावर से हमें पे मिला था। सर ये गट्टू का कॉल रिकॉर्ड। मैम, कॉल रिकॉर्ड में तो सस्पिशियस कुछ भी नहीं है। 5 दिन पहले आखिरी बार फ़ोन इस्तेमाल किया गया था, मतलब मौत के दिन। उसके बाद बस कुछ मिस कॉल्स पड़े। मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई और मोबाइल रात 10 बजे से स्विच ऑफ था। यस मैम। जिन लोगों से इसकी आखिरी बार बात हुई उन सबको थाने में बुलाओ। ओके मैम। मैम, उसे मैंने अपना लैपटॉप दिया था डाटा बैकअप के लिए, बस उसी के बारे में फॉलोअप लेने के लिए मैंने उसे 2-4 बार कॉल किया था। मैम मेरे लैपटॉप में वायरस था, रिपेयरिंग के लिए मैंने उसको दिया था, बस इसलिए उसको मैंने बार बार फ़ोन करा। मैम मेरे लैपटॉप की हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी, बस मैंने उसे रिपेयर के लिए दिया था, इसीलिए मैंने उसको 2-3 बार कॉल किया था। मैम मेरा लैपटॉप था उसके पास, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो उसका कॉल आया कि लैपटॉप रेडी, आके ले जाओ। ये उसकी रिसीप्ट है। जा सकते हो, नजर रखो इस पर। लेकिन मैम सिर्फ इसी पे नज़र क्यों? इससे पहले भी हमने जितने भी लोगों से पूछताछ की सब गट्टू के कस्टमर्स ही थे, और सभी ने वही जवाब दिया जो इसने दिया। तो फिर सभी ने एक से जवाब दिए, सिर्फ यही है जो अपने साथ सबूत लिए घूम रहा है, लैपटॉप की रसीद। इसका इतना एक्स्ट्रा कॉन्शियस होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। गट्टू नाम के जिस शख्स का कत्ल हुआ था, ये वही शख्स था जिसने 4 दिन पहले आधी रात में एक अनजान और अकेली लड़की की गुंडों से बचाने में मदद की थी। पुलिस अब तक उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर गट्टू का कत्ल लगभग उसी वक्त हुआ था जब ये लड़की उससे मिली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि जिन गुंडों से गट्टू ने उस लड़की को बचाने में मदद की थी, उन्हीं गुंडों ने गट्टू का कत्ल कर दिया था? और अगर ऐसा था तो फिर वो लड़की इस वक्त कहाँ थी? क्या वो गुंडे उस लड़की को उठाकर ले गए थे, या फिर वो लड़की ही कातिल थी और गट्टू का कत्ल करके फरार हो चुकी थी? ये कुछ सवाल थे जो आने वाले वक्त में पुलिस की नींद उड़ा देने वाले थे। मैम, अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है, उससे तो ये लगता है कि गट्टू बहुत शरीफ आदमी था। उसकी जान कोई भला क्यों लेगा? रावत, कोई बदमाश है तो इसका मतलब ये नहीं कभी कोई शराफत का काम कर ही नहीं सकता। ठीक उसी तरह कोई शरीफ है तो जरूरी नहीं कि कभी कोई बदमाशी की ही नहीं होगी। इस गट्टू के केस में भी कुछ ऐसा है जो उसके शराफत से मैच नहीं खाता। हमें उसी का पता लगाना है। मैडम, गट्टू जिस एटीएम से पैसा निकाला है, ये रही उसकी सीसीटीवी फुटेज। अंदर लेके आइए। ये लड़की कौन है? गट्टू से बात कर रही है? रावत, मर्डर रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई और ये फुटेज है रात के 12 बजे की। हो सकता है यही वो लड़की हो जिसने इसको आखिरी बार जिंदा देखा हो, या फिर हो सकता है इसी ने इसको मारा हो। इस फुटेज से इसकी फोटो निकलवाओ और पता करो उसके बारे में। और ये एटीएम का गार्ड थाने में बुलाओ उसको। जी मैडम, वो दोनों तकरीबन 12 बजे आए थे और वो मैडम के हाथ में चोट भी लगी थी और कपड़े भी फटे हुए थे। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे क्या? कुछ सुना तुमने?
मैडम कुछ खास तो नहीं, पर हाँ मेडिकल स्टोर के बारे में पूछ रहे थे। भाई साहब आसपास में कहीं मेडिकल स्टोर है क्या? जी मेडिकल स्टोर? जी मैडम। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी मैडम। रात को 12 बजे मेडिकल स्टोर? रावत, पता लगाओ उस एरिया में ऐसे कितने मेडिकल स्टोर्स हैं जो पूरी रात या फिर इतनी रात तक खुले रहते हैं। यस सर, ये दोनों करीब रात के 12 बजे के आसपास यहाँ पर आए थे। इन्होंने एक बोतल एंटीसेप्टिक की बोतल ली और कुछ बैंडेज, फिर चले गए यहाँ से। कुछ और बता सकते हैं इन लोगों के बारे में? कोई बातचीत हुई आपस में या आपसे? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था। पर हाँ मैम, उन मैडम ने किसी को फ़ोन करने के लिए सर का फ़ोन मांगा था। मुझे अपना फ़ोन दीजिए ना, मेरे को एक फ़ोन करना है। हाँ, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है। भाई साहब, आपका फ़ोन मिल सकता है? मुझे एक फ़ोन करना है। नंबर देखो ज़रा। जी, आप लोग? इस लड़की को जानती हो? जी नहीं सर, पर हुआ क्या है? 8 तारीख को रात 12 बजे के आसपास इस लड़के ने तुम्हें कॉल किया था। तुमने वो कॉल रिसीव भी किया था, तो जाहिर सी बात है तुम जानती हो इसको। अब सवाल यह है कि झूठ क्यों बोल रही हो? क्या हुआ, लक्ष्मी कौन है? सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है रजत। हाँ, जानते हैं हम इसे, पहले मिल चुके हैं। मैं, मेरा लैपटॉप था उसके पास, मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, तो उसका कॉल आया कि लैपटॉप रेडी, आके ले जाओ। ये उसकी रिसीप्ट है। तुम इस लड़की के बारे में बताओ। मैम, इस लड़की का नाम आशा है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, पर 6 महीने पहले हमारा झगड़ा हो गया और ये घर छोड़ के चली गई। अभी इस वक्त कहाँ है ये? मैम, मुझे नहीं पता, पर आप लोग इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ किया है क्या उसने? इसे जानते हो? अपनी सहेली के साथ कभी देखा इसे? ये कौन है? इसे सर पहली बार देख रही हूँ मैं। लेकिन तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड तो जानता है इसे, क्यों? हाँ मैं जानता हूँ, मैं इनको पहले ही बता चुका हूँ सर। मैं इसे लैपटॉप ठीक कराता था और इसका नाम गट्टू है। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन दोनों को जानते हो, आशा को भी और गट्टू को भी? जी हाँ, मैं दोनों को जानता हूँ, पर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता मैम। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए तो। ये लड़की वही लड़की है जिसके साथ इस लड़के को आखिरी बार देखा गया, इसलिए हम इसे ढूंढ रहे हैं। इसका नंबर तो होगा तुम्हारे पास? हाँ मैम, है। इसका दोस्त या कोई रिश्तेदार रहते हैं आसपास? मैम, वो अपने मासा मासी के साथ रहती थी। उनका भी नंबर चाहिए हमें। हाँ मैम। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी। ओके मैम। आशा यहीं रहती है? जी हाँ। कहाँ है? क्यों, क्या किया उसने? अंदर आके बात करें? हाँ हाँ, आइए ना। ये लोग कौन है? ये आशा के माता पिता हैं और ये उनका भाई है। आज ही आए हैं मीरठ से आशा को ढूंढने के लिए। ढूंढने के लिए? जी मैडम, 4-5 दिन से हमारी बेटी का कुछ पता नहीं लग रहा। हम लोगों ने फोन किया उसे, लेकिन वो फोन उठा ही नहीं रही है। पहले बेल बज रही थी, लेकिन अब तो बेल भी बंद आ रही है। हम सब लोगों से यहाँ उसका पता लगाने के लिए आए हैं। 4 दिन से आपकी बेटी गायब है, अभी तक आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? लड़की का मामला है मैडम, हम नहीं चाहते थे कि बदनामी हो, इसलिए सोचा कि हम खुद ही तलाश कर लेते पहले। आखिरी बार 5 दिन पहले ही बात हुई थी बिटिया से। मैडम, पढ़ने के लिए भेजा था हमने उसे यहाँ। दिन में कॉलेज जाती थी और रात को कॉल सेंटर में नौकरी भी करती थी। मैं और पापा तो तैयार ही नहीं थे, लेकिन माँ की जिद की वजह से हमें उसे भेजना पड़ा। हमने शर्त रखी थी कि वो यहाँ मौसा जी के घर पे ही रहेगी, इसलिए वो यहीं रह रही थी। आखिरी बार घर से कब निकली थी? 4 दिन पहले वो बोल रही थी कि उसे ऑफिस में बहुत सारा काम है, तो थोड़ा देर हो जाएगी। उसने कहा वहीं उसकी सहेली के पास रहेगी करके। और तूने हाँ कह दिया? तेरी जिम्मेदारी पर भेजा था उसे यहाँ पे हमने। इसे पहचानते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं जानते साहब। नहीं,
कई बार लक्ष्मी का नाम सुना है उसके मुंह से। बोल रही थी कि उसकी सहेली है। इसके अलावा कोई और नाम उसके मुंह से कभी सुना नहीं। इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स देख के लग रहा है कि गट्टू और आशा एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। दोनों ने कभी एक दूसरे को कॉल नहीं किया। आशा की ज्यादातर बातचीत हुई है अपनी फैमिली से या फ्रेंड लक्ष्मी से या अमित नाम के कोई शख्स है और ये महेश। मैम मैंने पता किया, अमित आशा का मकान मालिक है और महेश एक रेस्टोरेंट में काम करता है। मैम वो अपने मासा मासी के साथ रहती थी। उस मकान मालिक को बोलो आशा के फ्लैट में पहुंचे। मैंने तो उसे फ्लैट रेंट पे दिया था। वो इस वक्त कहाँ हो सकती है मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या है ये सब? ये सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो उसकी एक फ्रेंड है लक्ष्मी, जिसके रिकमेंडेशन पे मैंने ये फ्लैट उसे रेंट पे दिया था। तब से आज तक मैं पहली बार यहाँ आया। तलाशी लो घर की। कब रहने आई थी वो? आज से ठीक 6 महीने पहले। वो सिर्फ तुम्हारी टेनेंट थी? जी। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स तो बता रही है कि काफी बातचीत हुआ करती थी तुम दोनों के बीच। मैम वो रेंट देने में बहुत परेशान करती थी, इसलिए उसे बार बार फोन करना पड़ता था। मैम ये मोबाइल मिला है। मैम ये आशा की पहली तो सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है। उसके माँ बाप का कहना है कि वो यहाँ अपने मौसा मौसी के साथ रहती थी। उस दिन बात करते वक्त भी उसके माँ ने यही कहा था कि 4 दिन पहले उस घर से निकल के वो ऑफिस की तरफ गई थी। अमित का कहना तो कुछ और ही है। वो बोल रहा है कि पिछले 6 महीने से आशा उसके साथ रहती है। इन लोगों में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। हमें पता लगाना है कि कौन बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आप लोगों ने हमसे झूठ बोला कि आशा यहाँ रहा करती, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 6 महीने से वो एक रेंटेड फ्लैट में रह रही थी। नहीं मैम, ये आपको किसने बताया? वो यहीं रहती थी अपनी मौसी के साथ। पूछ लीजिए इन लोगों से। क्यों मौसा जी, खुद सच बोलेंगे कि हमारी मदद चाहिए? हाँ ये सच है कि पिछले 6 महीने से वो यहाँ नहीं रह रही थी। ये क्या कह रहे हो श्यामलाल? लेकिन तुमने हमें बताया भी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो मौसा? वो यहाँ नहीं रह रही थी तो कहाँ रह रही थी? तुमने उसे जाने कैसे दिया? और हमें बताया क्यों नहीं? छोड़ो छोड़ो रोहन, छोड़ो। रोहन बदतमीज लड़का। हिम्मत नहीं हुई हमारी। हाँ हिम्मत नहीं थी हमें सच्चाई बताने के लिए। और क्या बताते? यही कि जैसा आप लोग आशा के बारे में सोच रहे थे, आशा बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आई थी, बल्कि दोनों हाथों से कमाने के लिए आई थी। वो दिन में कॉल सेंटर में काम करती थी और रात में मसाज पार्लर में, हाँ मर्दों वाले मसाज पार्लर में काम करती थी। इसीलिए हमने खुद ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। तुझे पड़ी थी ना उसकी जिंदगी बनाने के लिए। देख क्या बन गई हो वो, क्या बन गई हो। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? वो एक बार गए थे हम अपने दोस्तों के साथ गलती से, वहीं पे आशा को देखा था हमने। मसाज पार्लर में काम करना कौन सी बुरी बात है? मैडम हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। हम लोग गलत समझते हैं इसे, इसीलिए हमने उसे कई बार समझाया कि आशा ये नौकरी छोड़ दे, लेकिन वो नहीं मानी। उसे पैसे कमाने का चस्का लगा हुआ था, अपनी जिद पे अड़ी थी। दोनों हाथों से पैसा जो कमाना था उसको, एक नहीं सुनती थी हमारी वो। इसीलिए हमने तंग आकर उसे ये कहा कि तू यहाँ से चली जाए बस। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारी आशा ऐसी थी ही नहीं। अगर ये बात सच है तो मैं उसका गला दबा दूंगा, लेकिन अगर ये बात झूठ निकली ना। होठ अगर अपने सिक्के में हो ना तो दूसरों को कोसा नहीं करते बेटा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। शायद उसका चक्कर चल रहा था किसी महेश नाम के लड़के के साथ। वो घंटों उसके साथ बात किया करती थी। महेश, गट्टू के कत्ल की जांच अब आशा की तलाश की मुहिम में तब्दील हो चुकी थी। गट्टू के बारे में अब तक जो पुलिस को जानकारी मिली थी, उससे उसकी छवि एक शरीफ और शांत इंसान के तौर पर बन रही थी, जिसकी किसी से दुश्मनी होने की संभावना पर भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ आशा थी,
जिसके वो रिश्तेदार उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे थे जिनके साथ वो इस अनजान शहर में रहती थी। तो क्या थी आशा की सच्चाई? क्या वो वाकई एक चरित्रहीन और लालची लड़की थी जैसा कि उसके मौसी और मौसा दावा कर रहे थे, या फिर वो एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी जो इस महानगर में किसी की साजिश का शिकार हो गई थी? और वो कौन सी कड़ी है जो गट्टू और आशा को एक दूसरे से जोड़ती है? और सबसे अहम सवाल, आशा कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस महेश नाम के उस युवक से पूछताछ करने पहुंची जिसके साथ आशा के अफेयर होने की बात आशा की मौसी ने कही थी। नहीं मैम, ऐसे कुछ नहीं था। आशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और फीस न भरने की वजह से उसका कॉलेज भी छूट गया था, इसलिए वो करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही थी। मैं तो पहले से ही करस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहा था और नोट्स एक्सचेंज करते करते हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और वो जिस पा में काम करती है वो यहीं पर बगल में ही है, इसलिए लगभग रोज हमारा मिलना भी हो जाता था। तुम्हें पता है कि वो लापता है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन पिछले 4 दिनों से वो काम पर भी नहीं आई है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? यही 4 दिन पहले। अपने बॉयफ्रेंड अमित की वजह से बहुत परेशान नजर आ रही थी वो। अमित उसका बॉयफ्रेंड? मतलब अमित जिसके घर में आशा रहा करती थी? जी सर। जब से लक्ष्मी ने उससे झगड़ा करके अपने घर से निकाला था तब से आशा अमित के साथ उसी के फ्लैट में रहती थी। अच्छा, अभी तुमने कहा कि 4 दिन पहले जब उससे आखिरी बार मुलाकात हुई काफी परेशान थी, वजह बता सकते हो? I mean, कुछ बताया था उसने तुमको? नहीं, कुछ बताया तो नहीं। हाँ, लेकिन महेश, क्या मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं? तू क्या बात कर रही है? नहीं, मतलब मेरी हालत जानती है ना, मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सबसे पहले ये बता, तू इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ है? यार, मैं इस शहर में बहुत सारे सपने लेकर आई थी, मेरे सारे सपने टूट गए। इससे अच्छा तो मैं अपने शहर में होती, अपने घर पर। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन शायद आशा प्रेग्नेंट थी। पहले ये बता कि क्या सरकारी अस्पताल में अबॉर्शन होता है? और प्रेगनेंसी को लेकर अमित और उसके बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये फोटो देखो जरा, इस आदमी का नाम गट्टू है। कभी इसे आशा के साथ देखा था या आशा ने इसका नाम लिया हो? नहीं, इसको तो कभी नहीं देखा और ना ही आशा ने कभी इसके बारे में बताया। आशा बहुत अच्छी लड़की थी सर, अमित ही उसके लायक नहीं था। अमित के अलावा मैंने उसको किसी और के साथ कभी नहीं देखा। है मुझे यहाँ पे, बताओ मुझे। मैडम को आने दो, अभी पता चल जाएगा। किया क्या है मैंने? अरे आने दो ना। कौन मैडम? इसलिए बुलाया है कि तुझे बताना था। हमें रास्ते से भटकाकर तू खुद भी नहीं बचेगा। मतलब हमें पता चल चुका है, आशा सिर्फ तेरी टेनेंट नहीं थी, वो तेरी गर्लफ्रेंड भी थी। पर ये बात तो तूने हमें नहीं बताया। क्यों? ये सब सच नहीं है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरे स्पा में काम करती थी वो। स्पा? वो स्पा तेरा है? यस। जिस पे आशा काम कर रही थी? जी, डबल सैलरी देता था मैं उसको, दूसरी लड़कियों से ज्यादा देता था। वो जो फ्लैट है ना मेरा, वो जिस पे रहती है वो भाड़े में, उसका भी आधा ही भाड़ा लेता था मैं उससे। और ये सब फायदे के बदले में ना वो मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताती थी, फिजिकल प्लेजर, यू नो। लेकिन वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी और मैंने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। आशा जिस दिन गायब हुई थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अमित, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसे हुई तुम प्रेग्नेंट? अमित, ये सब मेरी गलती है क्या? ये बच्चा है तो तुम्हारा ही ना। अमित सुनो ना, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या तुम? और ये मैं कैसे मान लूं कि जो गंदगी तुम्हारी कोख में है वो मेरी ही की हुई है? बस उसी वक्त मैंने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ये सारी बातें उस दिन क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि मुझे आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना था। मेरी बीवी है, बच्चे हैं, शरीफ आदमी हूं मैं। अगर मुझे पता चला ना आशा के गायब होने के पीछे तेरा जरा भी हाथ है, तो तेरी बीवी और बच्चे नहीं, पूरी दुनिया के सामने तेरी शराफत का नकाब उतारूंगी, याद रखना। मैडम, झूठ तो अमित बोल रहा है। इतना ही नहीं, आशा के मौसा, मौसी, लक्ष्मी सब झूठ बोल रहे हैं।
आशा ऐसी लड़की नहीं है जैसे ये लोग उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बहुत ही अच्छी और शरीफ लड़की है। बस तकलीफ ये हो गई कि वो बुरे लोगों के साथ फंस गई। पिछली बार तुमने बताया था कि लक्ष्मी और आशा के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। जी। तुम उस झगड़े की वजह बता सकते हो? जी मैम, लक्ष्मी को लगता था कि आशा उसके बॉयफ्रेंड रजत को उससे छीनना चाहती है और इसी को लेकर लक्ष्मी ने उससे बहुत बड़ा झगड़ा किया था और उसे अपने घर से भी बाहर निकाला था। बेचारी आशा क्या करती, मदद मांगने के लिए अमित के पास गई थी, लेकिन अमित ने उससे मदद के बदले में बहुत बड़ी कीमत वसूल की। अगर आशा इतनी अच्छी लड़की थी तो उन गलत लोगों से भाग के दूर कहीं क्यों नहीं चली गई? किसने रोक के रखा था उसे? रुक के ही तो रखा था सर। जिस स्पा में वो काम करती थी वो लोगों ने उसकी 3 महीने की सैलरी नहीं दी थी। और इतना ही नहीं, वो लोगों ने तो उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा के लिया था कि अगर वो 1 साल के पहले जॉब छोड़ती है तो उसे 6 महीने की सैलरी देनी होगी। इसलिए वो बेचारी कहीं जा भी नहीं पा रही थी। तुम्हारी ये गलत संगत वाली बात ये अमित के लिए सही लगता है, लेकिन लक्ष्मी और रजत, इनमें क्या बुराई है? मैडम, उनका तो धंधा ही गलत है। बीच मार्केट में रहता हूँ, सबके बारे में सब खबर है मुझे। मैंने तो आशा को कई दफ़ा समझाया था कि उन दोनों के साथ में मत रहा कर, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि महेश, वो लोग जैसे भी हो एटलीस्ट मेरी मदद तो कर रहे हैं। उनकी वजह से मुझे रहने के लिए घर मिल रहा है, 2 पैसे ज़्यादा कमा के मैं अपने घर भेज पा रही हूँ। अगर उन्हें छोड़ दूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? ये रजत और लक्ष्मी क्या धंधा करते हैं ये लोग? सब पता है मुझे, समझा? लेकिन उस दिन मैं पुलिस के सामने खामोश था, समझा तू? पुलिस के सामने क्या कर रहा था? ऐसा 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 मेरा गिरबान पकड़ने आया था ना तू? उस वक्त तो मैं गम खाकर खामोश हो गया था, लेकिन अगली बार अगर तूने सबके सामने ये तमाशा किया ना तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा, समझा? मैम, हमने रजत का लैपटॉप चेक कर लिया। महेश सही बोल रहा था, रजत और लक्ष्मी का काफी गंदा धंधा है। पूरा लैपटॉप एडल्ट कंटेंट से भरा पड़ा है। इस तरह तो कहानी यूं बनती है कि लक्ष्मी और रजत का एडल्ट कंटेंट का धंधा है। रजत का लैपटॉप खराब होता है, वो रिपेयर करने के लिए गट्टू के पास छोड़ता है और उस दौरान गट्टू इस लैपटॉप में एडल्ट कंटेंट देख लेता है और शायद ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी और हो सकता है इसी ब्लैकमेल के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। हो सकता है मैम, लेकिन इस पूरी कहानी में आशा कहाँ फिट बैठती है? गुड क्वेश्चन। इस थियरी से गट्टू का मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व होता है, लेकिन आशा के गायब होने की गुत्थी नहीं। हो सकता है रावत, आशा अपनी फ्रेंड लक्ष्मी और उसके बॉयफ्रेंड रजत के साथ मिली हुई थी और उन्हीं दोनों के कहने पर उसने गट्टू का मर्डर कर दिया और फरार हो गई। या फिर यह भी हो सकता है गट्टू लक्ष्मी और रजत के साथ मिला हुआ था और उसी ने आशा को गायब कर दिया होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि आशा गट्टू दोनों ही लक्ष्मी और रजत के साजिश का शिकार हो गए हो। एग्जैक्टली क्या हुआ है वो जानने के लिए आशा के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी और इस रजत और लक्ष्मी को फिर से बुलाओ, पूछताछ करनी है। मासूम लड़कियों के एडल्ट वीडियोस बनाकर बेचने का धंधा करते हो तुम लोग और गट्टू को इस बात का पता चल गया, इसलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। अब बोल, कैसे मारा गट्टू को और आशा कहाँ है? बोलता है कि देखिए मैम, हमें कुछ नहीं पता है, हमने गट्टू को नहीं मारा है। ये सच है कि हम एडल्ट वीडियोस का धंधा करते हैं, लेकिन उसमें कोई मासूम लड़की काम नहीं करती है। प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो आशा से हमारा कोई लेना देना नहीं है मैम। और तुम मैडम, तुमने भी हमसे झूठ बोला कि आशा अपनी मौसी के घर रहा करती थी, जबकि तुमने ही उसे अमित से मिलवाया। हाँ, मैं मानती हूँ कि हम गलत धंधा करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आशा को कोई चोट पहुँचाई है। सच में मैम, हमें नहीं पता वो कहाँ गई, और अगर आपको उसके बारे में कोई भी बात पता करनी है तो उसके घर से पता करिए। मैम, आशा का मौसा ही पूरी फसाद की जड़ है। अगर उसने आशा के साथ वो सब गलत नहीं किया होता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाती। अरे आशा, रुको। मौसा जी, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। आपने मुझे मसाज पार्लर में देखा था ना, लेकिन मौसा जी मैं अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पा रही, जिसकी वजह से मुझे कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करनी पड़ रही है। और आप तो जानते हो कि घर पर भी पैसे भिजवाने पड़ते हैं। लेकिन मौसा जी, सिर्फ यहाँ पर मसाज होता है, कोई गलत काम नहीं होता। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? अरे आशा, तुम तो पुण्य का काम कर रही हो, लेकिन मेरा भी एक काम कर दो। जो तुम वहां लोगों को मसाज करती हो ना, वो मेरा भी मसाज कर दो। मौसा जी, अब मसाज करवाना चाहते हो? हाँ, हम मसाज से शुरू करते हैं।
उसके बाद जो तुम मसाज के बाद उन लोगों के साथ करती हो ना, मेरे साथ भी क्लास। मौसा जी मेरे हाथ छोड़िए। अरे सुन आशा, तेरी मौसी है ना बाहर गई है, शाम तक आएंगे। अरे हम दोनों फ्री हो जाएंगे तब तक आ जा। आपको शर्म नहीं आती मौसा जी? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ। चुप कर, सिर्फ मेरी ही बेटी की जैसी है। और वहाँ पार्लर में जो सबके साथ करती है उन लोगों को क्या लगती है तू? बीवी? मौसा जी मैं कोई गलत काम नहीं करती, समझे आप? आपने क्या समझ रखा है? मैं उस टाइप की लड़की हूँ क्या? मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो, समझे आप? सुन मैम, इसके बाद आशा ने फैसला किया कि वो कभी घर लौटकर वापस नहीं जाएगी। फिर वो मेरे साथ ही रहने लगी। पर इस बीच हमारा झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई। फिर कुछ लोगों से पता चला कि वो अमित के साथ रहने लगी उसके फ्लैट में। इस पूरी कहानी में गट्टू कहाँ फिट बैठता है? उसके मर्डर वाले दिन आशा उसके साथ क्या कर रही थी? मैम, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, बल्कि आशा ने इस आदमी का नाम कभी हमारे सामने लिया ही नहीं। और अमित, आशा का उसके साथ क्या रिश्ता था? हाँ, अमित तो एक नंबर का याश आदमी है। मेरी गलती है, मैंने ही आशा को उससे मिलवाया था क्योंकि आशा को काम की सख्त ज़रूरत थी। पर उसे वार्न भी किया था साथ में कि अमित से थोड़ा दूर ही रहे। पर अमित के चंगुल में फंस गई वो। उसने उसे प्यार का झूठा नाटक किया और ये भी नहीं जानती थी कि वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जब तक पता चला वो उसकी मजबूरी बन चुका था मैम। बस फिर वो उससे दूर भी नहीं जा सकती थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मैम, घर खर्च चलाने के लिए आशा को पैसों की ज़रूरत थी और इसके अलावा उसे अपने घर भी पैसे भेजने पड़ते थे अपने माँ बाप को, 30,000 रुपये। और मैम, इतना पैसा आज के वक्त कोई कहाँ से कमाएगा, तो इसलिए उसे इस पा में ही काम करना पड़ता था अमित के। अच्छा एक बात बताओ, आशा से आखिरी बार कब मिले थे तुम दोनों? मैम, लक्ष्मी की उससे लड़ाई होने के बाद मैं तो उससे कभी नहीं मिला। और मैं तो मैम उसी दिन से उससे नहीं मिली। हाँ, उसके बारे में आसपास से खबर मिलती रहती थी पर उससे मिलने कभी नहीं गई। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। हमारे पास सबूत है। ये तुम्हारी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पे आशा दिख रही। वो वहाँ आई थी और बदहवास हालत में वहाँ से निकल के चली गई। क्या किया था उसके साथ? पर मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? उस दिन तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे में गई थी मैं, और काफ़ी देर से लौट कर आई थी। पर रजत, तुम तो घर पे थे ना? बोलो। हाँ वो मैम। अब मुंह खोलेगा कि और चाहिए? मैं बताता हूँ मैम। बोल। आशा उस दिन हमारे घर आई थी। हाँ, जब अमित से उसकी लड़ाई हुई थी। अरे मुझे तो पहले ही पता था अमित साला एक नंबर का कमीना आदमी है। लेकिन लक्ष्मी घर पे नहीं है, वो बाहर गई है, थोड़ी देर में आएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं बाद में आती हूँ। तुम निकले। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बंद कर। तू बोल, फिर क्या हुआ? आशा वहां से चली गई मैम। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बहुत नशे में था मैम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब उसी गलती की सजा भुगतेगा। मैम, आशा की माँ ये आपसे मिलने बाहर इंतजार कर रही है। चलो बैठिए। मैडम, मेरी आशा के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, पर बहुत जल्द हम उसे ढूंढ निकालेंगे, पूरी उम्मीद है हमें। एक बात पूछनी थी आपसे। आपका पति रिटायर्ड है, बेटा कुछ करता नहीं, घर कैसे चलता है आपका? मेरे पति की पेंशन से। वैसे 10,000 रुपये महीना तो आशा भी भेजती थी। जैसे तैसे करके हम लोग अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं मैडम ये सब? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। चलिए आपके घर चलते हैं, आपके घर वालों से कुछ पूछताछ करनी है। ये सब क्या हो रहा है? मैडम, ये सब क्या हो रहा है? इस आदमी ने आपकी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये क्या कह रही हैं? वही जो सच है। इसी वजह से आशा इनका घर छोड़कर चली गई थी। तूने मेरी बहन का हाथ डाला? वो तेरी बेटी जैसी थी। वो तेरी बेटी जैसी थी श्यामलाल। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी पे हाथ डालने की? हिम्मत कैसी हुई? तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। ये आशा का भाई रोहन काफी अग्रेसिव है। यस मैम। जिस तरह की लाइफ आशा जी रही थी, ऐसे मसाज पार्लर में काम करना, एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर और उससे ही प्रेग्नेंट हो जाना, तुम्हें क्या लगता है अगर उसके भाई रोहन को पता चल गया होता तो वो क्या करता? शायद उसे मार डालता। हाँ, तो पॉसिबल है ना रावत कि सचमुच रोहन को पता चल गया था कि आशा कैसी जिंदगी जी रही।
और गुस्से में आकर उसी ने आशा को मार डाला हो? पॉसिबल मैम। एक काम करो, इस रोहन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। उसका बैंक अकाउंट डिटेल, जिस दिन आशा गायब हुई थी उस दिन रोहन की कॉल रिकॉर्ड और उसका मोबाइल लोकेशन। मुझे सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके मैम। निकलो यहाँ से। मैम, रोहन के कॉल डिटेल्स। आशा के मम्मी पापा से मिलना है। देखिए मैडम, अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, चले गए यहाँ से। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो लोग वेलकम लॉज है कोई, वहाँ रहते हैं। शुक्रिया। जी आप लोग, आशा की कुछ खबर मिली? उसी की खबर लेने आई हूँ। रोहन कहाँ है? जी यहाँ है। आशा कहाँ है? ये पता लगाना आपका काम है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तुझे अपने जुर्म कबूल करने का एक मौका देने के लिए, पर ऐसे तो तू कबूल करेगा नहीं। ले जाइए। मुझे कहाँ ले जा रहा है? अरे मैंने क्या किया? मैडम रोहन क्यों कहाँ ले जा रही है? मैडम रोहन आशा के बारे में कुछ नहीं जानता। हमने उसे अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आखिर मैंने किया क्या है? ये किया है, ये देख तेरा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो ये दिखा रहा है कि आशा हर महीने तेरे अकाउंट में 30,000 रुपए करके डाला करती थी, जिसमें से सिर्फ 10,000 निकाल के तू अपने माँ बाप को दिया करता था, बाकी का 20,000 खुद खा जाता था। और क्या क्या घपला किया तूने? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे पैसों का लालच आ गया था। लेकिन प्लीज मेरे मम्मी पापा को ये बात मत बताइएगा। सच बता, आशा कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा? क्या सोच रही है मैम? एक बात दिमाग में आई रावत, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आशा जो है अमित से नहीं बल्कि गट्टू से प्रेग्नेंट हुई हो, और सभी से मदद मांगे, जब उसे मदद नहीं मिलती है तो हार कर अपने भाई से मदद मांग ली, और उसका ये भाई रोहन शायद गुस्से में आकर उसने गट्टू को मार डाला, फिर बाद में आशा को भी। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। आशा की पूरी फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मैडम मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो मेरी बेटी नहीं मिल रही है, ऊपर से आपने मेरा रोहन भी पकड़ लिया है। मैं उसी के बारे में बात करने आई थी, उसने कुछ नहीं किया मैडम, उसे छोड़ दीजिएगा। वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपनी बहन के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता वो मैडम। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, एक खबर मिली है। उनकी माँ अभी मेरे सामने खड़ी है। हाँ, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। मैडम मेरा रोहन। देखिए, आपके लिए एक बुरी खबर है, आपकी बेटी मर चुकी है। ये नहीं हो सकता मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, रिठाला थाने से हमें खबर मिली है, उसी एरिया में आपकी बेटी की लाश मिली है। आप प्लीज अपने आप को संभालिए और घर वालों को खबर भिजवा दीजिए, हमें निकलना होगा। आप लोग यहाँ? आप सोच रही होंगी कि हम यहाँ कैसे, राइट? जब हम रोहन को थाने ले गए थे पूछताछ के लिए, तो आपने बहुत यकीन के साथ कहा था कि रोहन को पता नहीं आशा कहाँ है, और आपने अपनी यकीन की वजह भी बताई थी, पर पता नहीं क्यों वो बात मेरी गले नहीं उतरी। फिर मैंने आपके कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहा, और हमें मिला जिस रात गट्टू का मर्डर हुआ था, उस रात दिल्ली के किसी पीसीओ का कॉल आया था आपके मोबाइल पर, और वो पीसीओ गट्टू के घर के पास था, और आशा को गट्टू के साथ आखिरी बार देखा गया था। मुझे यकीन हो गया था
आशा ने उस रात आप ही को कॉल किया था, है ना? ये मुझे पकड़ ले जाएंगे, मुझे पकड़ ले जाएंगे ये लोग। नहीं बेटा, नहीं पकड़ के लेके जाएंगे ये लोग। कुछ नहीं, पकड़ के ले जाएंगे। माँ है ना तेरे साथ। मेरी बेटी बेहोश हो चुकी है, पागल हो गई है वो। मैं और ये नहीं चाहते थे कि आप लोग इसे फांसी पर चढ़ाएं, इसीलिए वहां से मैं इसे लेकर भागी और यहाँ लाके छुपा दिया। मैं क्या करती। कातिल को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। रावत, कोर्ट से ऑर्डर निकालकर आशा को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। भले ही आज हम अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह सपने देखने और उन्हें पूरा करने की आज़ादी देने लगे, लेकिन हम उनका विश्वास अब भी नहीं जीत पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अपनी मौसा की ज्यादतियों का शिकार होने के बाद आशा सबसे पहले ये बात अपने माता पिता को बताती, इस हालात से निपटने के लिए उनकी मदद लेती। लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने दूसरों से सलाह और सहारा लेना ज्यादा बेहतर समझा और अपने हालात और दूसरों के हाथों इस्तेमाल होती चली गई। अगर उसके माता पिता ने आज़ादी के साथ साथ उसे अपना विश्वास भी दिया होता तो शायद उसके साथ ये सब ना होता जो हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सारे मामले में पूरी गलती सिर्फ आशा के माता पिता की है, कुछ जिम्मेदारी आशा पर भी जाती है और उसकी गलती है ना कह पाना। अगर उसने अमित, रजत और लक्ष्मी के साथ और उनकी दोस्ती को ना कहते हुए अच्छे दोस्तों की तलाश की होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसे वो अच्छे दोस्त नहीं मिलते। लेकिन अपने हालात से हार मानकर अपनी जिंदगी में आने वाले हर इंसान को वो सिर्फ हाँ और हाँ कहती गई और धोखा खा बैठी। हम अपनी बेटियों को आज़ादी दें, लेकिन साथ ही उन्हें ये विश्वास भी दिलाएं कि गलती चाहे उनसे हुई हो या उनके साथ हुई हो, हम उनका साथ देंगे और साथ ही उन्हें जीवन में ना कहने का महत्व जरूर सिखाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।